ठीक है। हम्म। वो तो है। हाँ मैम, हेलो। हेलो। पता नहीं कहाँ कर रही हैं। मौन व्रत रख लिया क्या? आज भी चैट लिखना है? चैट ही लिखो, जो करना बताओ। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है, वीडियो आ रहा है? हेलो हेलो। पेन कहाँ गया? हेलो। अरे बताओ, आ रहा है कि आवाज की नहीं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो अगर कोई इशू आ रहा है आपके एंड से तो एक बार रिज्वाइन कर लो। मेरे हिसाब से मेरे एंड से वीडियो और ऑडियो सही जा रही है। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है। अब आ रही है सही। चलो, याद है हम लोगों ने पिछली क्लास में कैशबुक नामक एक चैप्टर शुरू किया था अकाउंट्स में। इस कैशबुक नामक चैप इस कैशबुक नामक चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ये जर्नल और लेजर का एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। और हमने देखा था कि बिल्कुल लेजर जिस तरीके से हम एंट्री करते थे, जगह मेरी नाम सामने वाले का रूल को यूज करके, बिल्कुल उसी तरह हमें इसको भी करना है। ठीक है। हमने पढ़ा था कि चार तरीके की कैश बुकें होती हैं: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पटी कैश बुक। और हमने सबसे पहले एक सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन शुरू किया था। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक सिंगल कॉलम कैश बुक का ये क्वेश्चन शुरू किया था। और ये हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया था। बस इसमें लास्ट में मैंने बताया था सारे के सारे ट्रांजेक्शन अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन थे इस क्वेश्चन में अप्रैल 1 से लेकर अप्रैल 30 तक, वो सब हमने एंटर कर लिए थे। सिर्फ एक काम बचा था। मैंने कहा था जब सारे ट्रांजेक्शन एंटर कर लो तो लास्ट में एक काम क्या होता है, बस हमें बैलेंसिंग करनी होती है इस कैशबुक की। तो कैशबुक की बैलेंसिंग कैसे करेंगे मैम? तो आपको कुछ नहीं करना है बैलेंसिंग करने के लिए। जैसे आप लेजर अकाउंट को बैलेंस करती थी ना, बिल्कुल उसी तरह कैशबुक को भी बैलेंस करना है। यानी सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करो। तो डेबिट साइड का टोटल करो, कितना होगा? कैलकुलेटर। तो डेबिट साइड का टोटल करो, 25,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस 42,500। ये कितना आएगा? 467,500। तो आपका डेबिट साइड पे कितना आ रहा है मैम? 467,500। ठीक है, इतनी वैल्यू आ रही है। ओके। हम्म। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ बिल्कुल ऑन है। देख लूँ एक बार फिर भी। हाँ ठीक है। चलो, अब क्रेडिट साइड का टोटल करो कि क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट है। ठीक। तो चलो, ये इसके लिए सी दबाना पड़ेगा। तो 2 लाख प्लस 22,500। अच्छा, ये हर क्वेश्चन में कैलकुलेटर दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना आपको? कैलकुलेटर तो यूज कर ही लेती हैं आप, है ना? यस सर। हाँ, तो मैं अगर बोलूँ कि मैं डेबिट साइड का टोटल कर रहा हूँ, डेबिट साइड का टोटल मैं अपने पास ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर है मेरे पास उससे करूँ तो चलेगा ना? ये आपको दिखाने की ज़रूरत है कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ चलो ठीक है फिर। वैसे ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होती इस पर भी ऑपरेट करने में, बट उस पर हाथ ज़्यादा तेज चलते हैं। 397,500।
अच्छा, कैलकुलेटर की भी बहुत प्रजाति होती है मैम। आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज करना चाहिए? आपको अकाउंटिंग वाला कैलकुलेटर यूज करना चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स के लिए अकाउंट कैलकुलेटर का होगा। दिखा रहे हैं। अकाउंटिंग दो तरीके के होते हैं ना। एक तो होता है जिसमें जो थोड़ा नॉर्मल लिखता है, और दूसरा होता है इस तरीके का, इमेजेस। ये इस तरीके के कैलकुलेटर्स, ठीक है। इस तरीके के कैलकुलेटर्स आपको यूज करने चाहिए, ठीक है। और ये वाले आपको बिल्कुल भी नहीं यूज। अलग क्या होता है? हाँ, अलग क्या होता है इसमें नॉर्मल अलग कैलकुलेटर? नहीं, मुझे मैं आपको बस बता रहा हूँ यूज क्या नहीं करना चाहिए, उसके अलावा सब यूज कर लो। ये वाला शायद होना नहीं करना चाहिए, जिसमें वो मैथ के सिंबल्स होते हैं ना, वो आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। जिन कैलकुलेटर्स में मैथ्स वगैरह के सिंबल होते हैं, वो वाले कैलकुलेटर आपने देखे हैं ना। हाँ, जैसे कि इसमें देखो, इसमें शायद मैथ्स के सिंबल्स हैं, यही देखो है साइन कॉस टैन, ये सब के सिंबल्स है ना इसमें, पीएमटी वगैरह। तो ये आपको नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चाहे जो कैलकुलेटर ले लो, ठीक है। जिन कैलकुलेटर्स में मैथ्स के सिंबल्स मेंशन्ड हो, ये साइन कॉस टैन ये वाले, तो इन कैलकुलेटर को दिमाग में रख लो, बस इसको ना खरीदना। बाकी चाहे जो खरीद लो, क्योंकि इनको ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत होती है। इसमें जो कीज होती है ना, ये कीज बहुत छोटी छोटी होती हैं, और इन छोटी छोटी कीज को फास्ट ऑपरेट नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। और ये जो अपने नॉर्मल कैलकुलेटर्स होते हैं अकाउंट्स वाले, ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं ना, इसकी कीज बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो इस पे हाथ बहुत तेज चलता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे मतलब आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये वाले ये वाला कैलकुलेटर भी लोग खरीदते हैं, पर ये सिर्फ मैथ्स वाले खरीदते हैं, ठीक है। जो कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। क्योंकि अगर आपको पता हो आपके स्कूल में जिसने कॉमर्स के साथ मैथ्स ली होगी, तो वो मैथ्स की प्रॉब्लम्स भी कैलकुलेटर यूज करके ही सॉल्व करता होगा, तो वहां भी ये मदद करता है उनको, वहां उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मैथ्स की, कि साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू निकालनी है, तो उसमें हेल्प करता है ये, ठीक है। लेकिन जब आपका मैथ्स तो है नहीं, तो मैथ्स नहीं है, तो आप यही नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करिए, अच्छा वाला। इस पे हाथ भी बहुत तेज चलता है, ठीक है। चलो, ओके। हाँ, तो ये हो गया 467,500 और 397,500। ये बताओ बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट पे कि क्रेडिट पे? हम्म, डेबिट कहाँ, बैलेंस कहाँ बचेगा, डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड में। डेबिट में कैसे बचेगा मैम? डेबिट में अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट में अमाउंट कम है, तो बैलेंस तो यहाँ बचेगा ना, क्रेडिट में कमी है ना। हाँ, तो बाय क्रेडिट बैलेंस, में कमी और डेबिट में ज्यादा। हाँ, तो बाय बैलेंस सीडी यहाँ पे बैलेंस बचेगा। और ये बैलेंस कब किया जाएगा? महीने की लास्ट तारीख को, अप्रैल 30 को, ठीक है। बैलेंस कितना आएगा? 467,500 में से 397,500 माइनस करो, तो इसको करके देखते हैं। 497,500 नहीं, 467,500 माइनस 397,500, यह आएगा 70,000 रुपए मैम, ठीक है। तो 70,000 रुपए आपका बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस कैश का। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब बताओ कोई दिक्कत? अब बस इसको दोनों साइड्स को टोटल कर दो, ठीक है। दोनों साइड का टोटल आएगा 467,500। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नोट डाउन नहीं दे, मतलब ड्यूटी जो लिखा है ये नहीं दिया है तो क्या तो करना आप है? उसको निल मानोगे, जीरो। तो लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है फिर उधर, ठीक है। अरे, अरे,
ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस आया नहीं आपका 70,000 रुपए, ये अब अगले महीने की जो पहली तारीख होगी, यानी मई 1 पे क्या होगा, ये उस दिन का ओपनिंग बैलेंस होगा। मई महीने का ये ओपनिंग बैलेंस होगा। ये अप्रैल महीने का क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग कैश है। ठीक है, तो ये मई महीने की ओपनिंग कैश या ओपनिंग बैलेंस होगा ना। यस। तो मई 1 को आप क्या लिखेंगे इसको, जब मई 1 को आप दोबारा से इस कैश बुक बनाएंगे मई महीने की, तो आप इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीटी 70,000 रुपए। ठीक है, और फिर इसके आगे की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी मई महीने के, उसको एंटर करेंगे और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना, ये नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, चलती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो बताओ। सर। नो ना। तो चलो एक छोटी सी सिंगल कॉलम कैश बुक आपको बनाने के लिए देता हूं, उसको बनाओ, और उसके बाद हम लोग डबल कॉलम वाली कैश बुक पे पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में कौन सी आती है सबसे ज्यादा? एग्जाम में मैम डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम वाली सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा चांस रखिए किसकी क्या आएगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ आपका। मैं सब्जेक्टिव के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो सबसे ज्यादा चांस है ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। ठीक है, लेकिन डबल कॉलम भी आती रहती है, उसकी भी परसेंटेज हाई है, मान के चलो। और नेक्स्ट क्या था आपका, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आपका इस बार, तो उसमें कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक पे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डबल कॉलम पे आने के चांसेस कम रहते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इतना बड़ा सवाल। चलो, अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, और इस पे जरा कैश बुक बनाओ सिंगल कॉलम वाली। 2020 अप्रैल 1, कैश इन हैंड 50,000 रुपए। अप्रैल 5, कैश परचेजेस 10,000 रुपए। अप्रैल 8, कैश सेल्स 8,000 रुपए। अप्रैल 15, परचेस्ड फर्नीचर 5,000 रुपए। अप्रैल 25, रिसीव्ड कमीशन 1,000 रुपए। अप्रैल 30, पेड रेंट 6,000 रुपए। तो मात्र 6 ट्रांजेक्शन है मैम, उसमें से तो पहला वाला बहुत ही ईजी है, कैश इन हैंड। ठीक है, तो इन 6 ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको क्या करनी है, बस कैश बुक बनानी है सिंगल कॉलम वाली। ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो बना के भेजो। 5 मिनट का मैक्सिमम समय मिलेगा, उससे ज़्यादा समय दे भी नहीं सकते है ना। 5 मिनट में बना लो तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमें बनाते हुए देखो और उसका मजा लो। ठीक है, अच्छा, लेकिन बनाने से पहले आपको फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मेट याद तो हुआ नहीं होगा। तो पहले ऐसा करो, मैं ये फॉर्मेट खोले दे रहा हूँ आपके सामने। रहने दीजिए सर। हाँ, रहने दीजिए फॉर्मेट। फॉर्मेट देख लो ना, फॉर्मेट इसको ड्रॉ कर लो पहले पूरा, और उसके बाद क्वेश्चन दिखा देता याद है। हूँ। याद है? हाँ। चलो बढ़िया है। लेजर से कोरिलेट कर लिया क्या? क्योंकि लेजर के फॉर्मेट और इसके फॉर्मेट में बस एक ही अंतर है, क्या? लेजर में यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, जर्नल फोलियो, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं लेजर फोलियो। चलो, तो 5 मिनट का समय मैं इसको करूँ, ठीक है।
सब्जी लियो नहीं। तो सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चन के लिए आप क्यों? हम्म। फोन पर से बात कर लो, फोन पर से बात कर लो। लगा दिया। करना है, कर रहे हैं। वो कौन ब्रेड कौन सी वाली मंगानी है वो बता दो। तो खा ही सकती हो, वो तो खा ही सकते हो, उसमें कौन लहसुन प्याज है।
Second page. हम्म? और तो इंडिया लाइक भारत से आएगा कभी आपके स्कूल चाहिए मुझे चाहिए कि आप सब 50 और 50 ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मतलब 10 क्वेश्चन करेंगे वी विल बी डूइंग 10 क्वेश्चन मुझे फुल मार्क्स चाहिए बट वो प्रैक्टिस से आएगा तो इसलिए निराश नहीं होना है कि एक क्वेश्चन गलत हो रहा है वो होगा मैं धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आएगी ठीक है तो यहाँ पर है फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन यहाँ पैसेज में क्योंकि कहीं भी क्यों नहीं लिखा है लेकिन वो बता रहा है कि ये चीजें होंगी क्यों पब्लिक अगर आप प्रैक्टिस अगर फ्री हो तो आ जाना 10 मिनट का क्लास होगी 10 मिनट से ज्यादा नहीं होगी ठीक है चलो टेक केयर बाय ये तो अभी जब चीनी लेने जाएंगे तब हुआ ना। लेकिन हुआ जाएगा मतलब है फिर आप टिकी रही हो देर तक कहे हेलो जी हो गया। सर कैश इन हैंड लिखा है कैश किसने दिया है कैश इन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश देखो किस दिन लिखा है। अप्रैल 1 को लिखा है ना तो अप्रैल 1 को जो हमारे पास कैश इन हैंड है वो क्या होगा हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा अप्रैल महीने का कैश का। अच्छा कैश इन हैंड तो ओपनिंग बैलेंस के लिए अप्रैल 1 को है ना। कैश इन नहीं दे रहा था अच्छा चलो अपने लिए हम्म ओके हो गया। सेंड कर दो चलो मैं थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से टोटलिंग बची होगी ना आपकी यस सर तो मैं अपना सोल्यूशन तब तक शुरू करता हूँ तब तक आपकी टोटलिंग तो हो ही वो जाएगी। सर रुक जाइए अरे रुक जाइए हमें करने को दिया है तो थोड़ा वेट कर दिया सीधे
ये सही किया आपने, ये भेज दिया है तो इसी से मैं चेक करके देख लेता हूँ। अरे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिखा है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में क्यों लिखा है? कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? यहाँ डेबिट में ना। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इसको। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलती है। सब कुछ सही किया है, बस ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस उल्टा बना दिया है। ठीक है, ओके। चलो। एसेट का जो बैलेंस होता है, जितने भी एसेट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। डेबिट बैलेंस यानी डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम। और रेंट की जनरल एंट्री क्या होगी? रेंट पेड की। हाँ, रेंट पेड की बिल्कुल रेंट सही। पेड की। रेंट पेड की आपने रेंट सब। पेड की जनरल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप पेड। आपने आपने इसको सही जगह पे प्लेस किया है तो एंट्री तो आपको पता होगी ना। मैं पूछ रही सर, कैश जो है वो अगर बैंक का है कैश। हाँ, कुछ नहीं। रेंट पेड की एंट्री या तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कैश में दे रही हैं कि चेक से दे रही हैं। अच्छा, रेंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट हुआ कि रियल? कौन सा? रेंट। रेंट नॉमिनल है।
कैश, कैश एक रियल है, कैश एसेट है ना। तो उसको नियम के हिसाब से करेंगे रियल तो हाँ, नॉमिनल। कैश रियल है और रेंट नॉमिनल है। तो अगर किसी क्वेश्चन हम लोग को करना हो इस मेथड के हिसाब से तो हम लोग किस नियम के हिसाब से करेंगे, रियल अकाउंट के हिसाब से नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से? जब जब तक आप ये वाला चैप्टर कर रही हैं, कैश बुक वाला, ठीक है, तो इसमें जहां जहां आपको कैश कॉलम बनाना होगा कैश बुक का, या बैंक कैश कॉलम बनाना होगा, तो आप रियल अकाउंट के हिसाब से बनाएंगी। और आपको रियल और पर्सनल के चक्कर में फंसना भी नहीं है। मेन चीज तो आपको तो बस क्या करना है, मन में जर्नल एंट्री बनानी है, ठीक है। मन में जर्नल एंट्री करने के बाद मन में कर लो, चाहे रफ वर्क में जर्नल एंट्री कर लो, ठीक है। और जर्नल एंट्री करने के बाद बस ये रूल लगा देना, जगह मेरी नाम सामने वाले का, ठीक है। मेन तो ये रूल हुआ। नहीं, मैं जर्नल एंट्री का ही पूछ रही हूँ। हाँ, क्या कह रही थी? मैं जर्नल एंट्री के बारे में पूछ रही हूँ। जर्नल एंट्री के बारे में पूछ रही तो जर्नल एंट्री तो हमने ट्रेडिशनल की बजाय मॉडर्न मेथड से सीखी थी ना। ये सर उसके हिसाब से करनी हो तो मैं पूछना चाह रही है उसे रियल एसेट मानेंगे रेंट को या कैश को मान के, सॉरी मतलब कैश को रियल के रियल एसेट के हिसाब से करेंगे या रेंट को नॉमिनल देके नॉमिनल अमाउंट के हिसाब से देखो, करेंगे? ट्रेडिशनल में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही तो होती है कि आपको जो अलग अलग अकाउंट है उसके उसके ऊपर अलग अलग लॉ लगाना पड़ जाता है। तो अब इसमें कैश अलग चीज है, कैश का रियल अकाउंट है, तो कैश के लिए आपको रियल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए उसको क्रेडिट कर रहे हैं हम। और रेंट क्या है, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके लिए नॉमिनल का रूल लगाना है कि एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। नॉमिनल का रूल ये है ना, एक्सपेंस लॉस को डेबिट किया जाता है, इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट किया जाता है, तो इस वजह से रेंट को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम, कोई दिक्कत? तो होगा क्या, मैं पूछ रही हूँ हाँ, होगा क्या फिर? किसके हिसाब से करेंगे? किसके हिसाब से करेंगे? दोनों के हिसाब से करना पड़ेगा, यही तो ट्रेडिशनल की दिक्कत है, इसीलिए तो मैंने जर्नल एंट्री आपको ट्रेडिशनल से नहीं मॉडर्न से सिखाई है। आपको दोनों रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप ट्रेडिशनल के हिसाब से ही करना चाहती हैं जर्नल एंट्री, तो दोनों के दोनों रूल्स फॉलो करिए, मैंडेटरी है फिर। क्योंकि रेंट के लिए रेंट अलग, हाँ, रेंट अलग अकाउंट में क्लासिफाई होता है और कैश अलग अकाउंट में क्लासिफाई होता है, इसीलिए दोनों का रूल, दोनों के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दोनों के हिसाब से जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर हम ट्रेडिशनल के हिसाब से करना चाहें तो क्या होगा? अगर कैश एसेट है तो वो तो डेबिट होना चाहिए, लेकिन नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से रेंट डेबिट होना कैश नॉमिनल, कैश के परस्पेक्टिव में आपको नॉमिनल सोचना ही नहीं है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है कि आ रहा है, कैश जा रहा है, इस वजह से उसको क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। चाहिए, लेकिन रेंट भी तो है वहाँ पे, हाँ, रेंट भी तो है, क्या कह रही हो, क्लियर नहीं आ रहा, क्या कह रही हो? रेंट भी तो है साथ में। हाँ, रेंट रेंट नॉमिनल में आता है ना, तो रेंट के लिए, रेंट को जब आप प्लेस करोगे डेबिट या क्रेडिट पे, तो वो आप करोगी एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो रेंट एक एक्सपेंस है इसलिए उसको डेबिट किया जाएगा, ठीक है। तो रेंट को डेबिट या क्रेडिट पे प्लेस करते समय हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे, और कैश को डेबिट या क्रेडिट पे प्लेस करने के लिए हम रियल का रूल लगाएंगे, ठीक है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि कैश के लिए नॉमिनल का रूल लगाने की कोशिश करें, क्योंकि यह असंभव है, क्योंकि कैश एक रियल अकाउंट है। और रेंट के लिए रियल अकाउंट का रूल लगाने की कोशिश करें तो यह भी असंभव होगा। कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि रेंट एक रियल अकाउंट नहीं, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके ओके। और दिमाग पे इतना जोर ना डालो, ठीक है। अभी बहुत अकाउंट्स पढ़नी है, इतने से छोटे से चैप्टर के लिए इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, मॉडर्न मेथड से करो, आसान सा मेथड है वो।
ट्रेडिशनल तो मैंने इसलिए पढ़ाया था ताकि ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चन आए तो उसमें हेल्प हो जाए। टू बैलेंस बीडी 50,000 रुपए, जिसको यहां लिखना है बस, बाकी सब आपने सही लिखा है। कमीशन रिसीव्ड 1,000, ये कब हुआ? अप्रैल 25 को। और सेल्स, अच्छा सेल्स पहले लिखना चाहिए था। टू सेल्स अप्रैल 8, कितने रुपए है? 8,000 रुपए। अप्रैल 5 बाय परचेजेस 10,000 रुपए। अप्रैल 15 बाय फर्नीचर 5,000। बाय रेंट 6,000। तो ये सब आपने सही प्लेस किया था, ये सारी चीज़ें। अप्रैल 30, बस अब हमें क्या करना है? अप्रैल 30 को बैलेंसिंग करनी है, ठीक है। जो कि आपका बैलेंस गलत आया होगा क्योंकि आपने गलत साइड पे बैलेंस बीटी को लिख दिया था। तो अब जो बैलेंस आएगा वो 59 माइनस कितना होगा? 59 माइनस 21 विच विल बी 38,000, ठीक है। ओके। चलो, तो सिंगल कॉलम कैश बुक की कथा यहीं तक थी मैम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं डबल कॉलम कैश बुक पे। तो डबल कॉलम कैश बुक जो होती है, जो आपके सिलेबस में है, पता है इस चैप्टर में मुझे लगता है कि आईएससी वाले बच्चे ज़्यादा दुर्भागी हैं मतलब, ठीक है। क्यों ये उनका दुर्भाग्य इतना बुरा है? इस वजह से क्योंकि सीबीएसई वालों का सीबीएसई वालों का जो सिलेबस है कैश बुक का वो काफ़ी कम है। उनको सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़नी पड़ती है, डबल कॉलम कैश बुक सिर्फ एक टाइप की पढ़नी पड़ती है। आपको 3 टाइप की डबल कॉलम कैश बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उनको केवल एक ही टाइप की डबल कॉलम कैश बुक पढ़नी पड़ती है। और आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी पढ़नी पड़ेगी, और उनको ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं पढ़नी पड़ती, ठीक है। तो उनका सिलेबस बहुत ही कम है आपसे। तो डबल कॉलम कैश बुक 3 टाइप की कौन सी पढ़नी है आपको? कैश प्लस बैंक, यही सीबीएसई में होती है, बाकी दो नहीं होती। तो पहली जो है वो कैश और बैंक कॉलम की है, यानी 2 कॉलम इसमें बनेंगे इस कैश बुक में, तभी इसका नाम डबल कॉलम है। सिंगल कॉलम वाली में एक ही कॉलम बनता था अमाउंट का, इसलिए उसका नाम सिंगल कॉलम था। और ट्रिपल कॉलम का नाम ट्रिपल कॉलम क्यों होगा? क्योंकि इसमें 3 अमाउंट्स के कॉलम होंगे। अब इसमें जो 2 अमाउंट के कॉलम होंगे, पहले वाली टाइप में क्या होगा? कैश और बैंक के होंगे, दूसरी वाली में कैश और डिस्काउंट के होंगे, और तीसरी वाले में बैंक प्लस डिस्काउंट के होंगे। तो कैश प्लस डिस्काउंट और बैंक प्लस डिस्काउंट ये दोनों नहीं होता है सीबीएसई के सिलेबस में, और इसी की वजह से ट्रिपल कॉलम भी नहीं होता उसके सिलेबस में। क्यों? क्योंकि ट्रिपल कॉलम का मतलब होता है कैश बैंक डिस्काउंट तीनों साथ में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग कैश प्लस बैंक वाली सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैश प्लस बैंक वाले पे क्वेश्चन करना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया ही है, ठीक है, आपको सेंड कर चुका हूं मैं। तो सर सबसे पहले तो इसमें हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे खींचे? तो एंट्री करने का तरीका तो वही है, जनरल एंट्री तो जैसे सीखा है वैसे ही पास करनी है जनरल एंट्री, कोई चेंज नहीं है उसके लिए। और वही जगह मेरी नाम सामने वाले का प्रिंसिपल यूज करके यहाँ पे पोस्टिंग भी करनी है, जैसे हम अभी तक कर रहे हैं।
बस फर्क क्या होगा, फॉर्मेट में थोड़ा सा फर्क होगा अब, क्योंकि एक कॉलम बढ़ जाएगा। अब एक अमाउंट के कॉलम नहीं, दो अमाउंट के कॉलम बनेंगे, क्योंकि ये डबल कॉलम कैश बुक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ पहले बनेगा एक कैश के अमाउंट का कॉलम, ठीक है, डेबिट में। फिर एक बैंक का बनेगा, क्योंकि ये कैश प्लस बैंक वाला क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड शुरू होगी, डेट, ये इसका पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश रुपीस और बैंक रुपीस। क्रेडिट। ठीक है, तो ये रहा मैम डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। कोई दिक्कत? हम्म, ठीक है, शुरू किया जाए इस क्वेश्चन को। Yes, sir. चलो, तो इसमें हमें अब यहाँ पे कैश और बैंक दोनों के कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ो, हमने ऐसे कैसे बना दिया, कैश और बैंक दो कॉलम, हो सकता है बैंक प्लस डिस्काउंट वाली हो या कैश प्लस डिस्काउंट वाली हो। तो सर मैम क्या है, ये देखो क्वेश्चन खुद ही बता देगा, प्रिपेयर अ टू कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ टू कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी डबल कॉलम वाली बनानी है। और मार्च 1 को देखो इसने ओपनिंग बैलेंस कौन कौन से दे रखे हैं, एक कैश इन हैंड के यानी नगद कैश के, और दूसरा कैश एट बैंक के यानी बैंक के। तो यानी हमें कौन सी कैश बुक बनानी है, कैश प्लस बैंक वाली डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो डेबिट साइड पे भी एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम बनेगा, और क्रेडिट साइड पे भी एक कैश कॉलम बैंक कॉलम बनेगा, ठीक है। अब अगर हम कैश और बैंक दोनों के लिए यहाँ कैश बुक बना रहे हैं, तो इस कैश बुक में क्या होगा, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। सही है। अब हमारा बढ़िया सा रूल क्या था, वो जगह मेरी नाम सामने वाले का, ठीक है। इसको वापस लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसको फॉलो करते ही रहना है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या है,
मार्च 1 को ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस है ना, किसका है, कैश का भी और बैंक का भी। तो कैश का कितना है 15,000, बैंक का कितना है 50,000। तो लिख दो यहाँ कैश में 15,000 और बैंक में 50,000। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, मार्च 3 को क्या जनरल एंट्री करनी है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और हमें मतलब किससे, कैश से मतलब है, कैश क्या है, क्रेडिट है, तो जगह मेरी, हाँ ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, कि इसमें ना अकाउंट है, इसमें क्या कैश बुक में हाँ कैश बुक में अकाउंट है, इसमें क्या कौन सा अकाउंट, जैसे तो सेविंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट, अरे कौन से अकाउंट का नाम कह रही हैं आप, जैसे कोई अकाउंट है, मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया है, उसके आगे हम लोग ये गारंटी लिखते थे ना, अकाउंट बस क्रेडिट नाम जहाँ पे लिखाता था वहाँ से नहीं लिखते थे, तो कैश बुक में लिखेंगे क्या अकाउंट। मुझे क्लियर नहीं आ रहा क्या कह रही हैं आप, कि कहाँ पे अकाउंट नहीं लिखना है, हम अकाउंट अकाउंट लिख तो रहे हर जगह, कहाँ पे नहीं लिख रहे, हाँ आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही थी, क्या कह रही हैं, कैशबुक में किसी ट्रांजैक्शन, तो हाँ मैम लिखना, लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा अकाउंट अकाउंट, ठीक है, अकाउंट हर जगह लिखा जाएगा, सिर्फ किसी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है। अगर किसी का नाम लिख रहे हैं श्याम राम मोहन सोहन, तो उनके नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखेंगे, बाकी हर जगह अकाउंट लिखेंगे। तो क्या है, कैश क्रेडिट पे है तो जगह उसकी क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट पे लिखा जाएगा बाय, ठीक है, April 3। और नाम किसका होगा, सामने वाले का, तो सामने वाला कौन है, परचेजेस, तो बाय परचेजेस अकाउंट, लो अकाउंट लिख रहे हैं ना। शायद पिछले क्वेश्चन में हमने अकाउंट लिखना मिस कर दिया था, ठीक है, पर अकाउंट कभी मिस नहीं करना है, सिर्फ किसी के नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। तो 6,000 रुपये, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहां देखो दोनों आ रहे हैं, बैंक भी आ रहा है कैश भी आ रहा है, ठीक है, तो जब कैश और बैंक कॉलम्स दोनों बनेंगे, जब कैश और बैंक कॉलम्स आपके दोनों बनेंगे कैश कैश बुक में, तो दो सिचुएशंस में क्या होगा आपका, जो बैंक और कैश दोनों अकाउंट्स हैं वो कैश बुक में इसकी एंट्री होगी एक साथ। क्या बोला कि जब भी आप कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम एक साथ बनाएंगी, दोनों के दोनों, जब भी आप कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम्स एक साथ बनाएंगी दोनों के दोनों को, तो दो सिचुएशंस ऐसी होंगी जब आपका क्या होगा कि बैंक और कैश दोनों तरफ एंट्री होगी, बैंक कॉलम में भी एंट्री होगी और कैश कॉलम में भी एंट्री होगी। ऐसा कब दो सिचुएशंस हैं, एक तो है जब आप कैश डिपॉजिट कर रही हैं बैंक में तब, और दूसरा जब आप कैश विड्रॉ कर रही हैं बैंक से तब। कैश विड्रॉ ऑफिस यूज के लिए अगर कर रही है, पर्सनल यूज के लिए कर रही हैं तो नहीं। क्यों, क्योंकि जब कैश विड्रॉ भी कर रही है तब भी ऐसे ही दोनों अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, कैश और बैंक दोनों, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बात इतनी खास क्यों है, अभी देखते हैं इसको, कि यहाँ देखो डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हमें बैंक और कैश दोनों को प्लेस करना पड़ेगा यहाँ कैश बुक में। अभी तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसमें किसी एक चीज को ही कैश बुक में ले जाते थे प्लेस करने, अब दोनों को करना है। तो सबसे पहले तो बैंक वाले को करेंगे, ठीक है, बैंक क्या है, डेबिट है, तो जगह मेरी डेबिट पे लिखेंगे इसको,
अप्रैल 5 डेबिट पे, और नाम किसका लिखेंगे, सामने वाले का, तो सामने वाला कौन है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। और ये बैंक की अमाउंट है ना, कितनी है, बैंक की अमाउंट है 5,000 रुपए, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, कैश के कॉलम में मत लिख देना, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट है ना, इस वजह से। ठीक है, अब कैश के लिए प्लेसिंग करते हैं, कैश को पोस्ट करते हैं। कैश क्या है, क्रेडिट है, तो जगह मेरी क्रेडिट पे लिखेंगे, और नाम सामने वाले का यानी बाय बैंक अकाउंट, और इसको हम कैश के कॉलम में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रखा था। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, समझ गई मैम। इस ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हमें एक ही नहीं लिख सकते इसे? एक ही कैसे लिख देंगी, एक ही जगह कैसे लिखेंगी, इसको बताओ जरा। अमाउंट और बैंक अमाउंट। अरे ऐसे कैसे, डेबिट क्या हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है ना, जर्नल एंट्री में क्या डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट हुआ है, तो बैंक डेबिट साइड पे बैंक वाली जो साइड है वही तो बढ़नी चाहिए, कैश को कैसे बढ़ा दोगी। और जो क्रेडिट साइड में जो कैश वाली कैश क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे कैश वाला ही कॉलम तो बढ़ना चाहिए, बैंक को नहीं बढ़ा सकते। यानी जो चीज डेबिट हुई है उसी उसी को डेबिट साइड में बढ़ाओगी, और जो चीज क्रेडिट हुई है उसी को क्रेडिट साइड में बढ़ाओगी, है ना। क्लियर बात है कि नहीं। और जहां तक ये नामकरण की बात है, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उस दिन समझा दिया था कि ये नामकरण इसी तरीके से होगा कि सामने वाले का ही नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अगर आपने सेम नाम लिखना शुरू कर दिया तो कैश में कैश का नाम आ जाएगा, बैंक में बैंक का नाम आ जाएगा, फिर ढूंढने में मुश्किल होगी कौन सा ट्रांजैक्शन किस वजह से हुआ है। ठीक है, हाँ। अब ये देखो इसमें क्या हुआ है, इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, मैं हाइलाइटर लेके बताता हूं। 5 अप्रैल को एक ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वजह से आपकी कैश बुक में बैंक कॉलम में भी इफेक्ट जा रहा है। ठीक है, जो बैंक का कॉलम है उसमें भी इफेक्ट जा रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है, और जो कैश कॉलम है उसमें भी इफेक्ट जा रहा है, वो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन पे जो एक दिन में हुआ उसकी वजह से क्या हो रहा है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों में इफेक्ट जा रहा है कैश बुक में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और कॉन्ट्रा एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम यहां लेजर फोलियो में सी लिख के, तो इन दोनों के सामने सी लिखा जाएगा। ठीक है, एंड सी रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, और कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो सिचुएशंस में होगी, कब कब, वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। ठीक है, एक तो जब आप कैश डिपॉजिट कर रही हैं बैंक में तब, और जब कैश विड्रॉ कर रही हैं बैंक से ऑफिस यूज के लिए तब, क्योंकि यही दोनों ऐसी सिचुएशंस हैं जब कैश और बैंक दोनों साथ में डेबिट क्रेडिट होंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, आपके कैश बुक में ये दोनों जो साइड्स है कैश और बैंक वाली, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक ही दिन पे इफेक्ट होंगी। ठीक है, अभी जैसे कि यहां पे मान लो 5 अप्रैल को एक ट्रांजैक्शन होता कि कैश विड्रॉ किया आपने ऑफिस यूज के लिए बैंक से, तो क्या एंट्री होती है उसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो उसमें भी यही इफेक्ट होता है, बस क्या होता है उसमें कैश कैश का कॉलम डेबिट हो रहा होता है यहां पे। ठीक है, यहां पे कैश डेबिट हो रहा होता और यहां पे बैंक क्रेडिट हो रहा होता, लेकिन इफेक्ट तो यही होता ना कि एक ही डेट पे आपका जो कैश वाला कॉलम है और जो बैंक वाला कॉलम है एक ही डेट पे इफेक्ट हो रहे हैं, दोनों के दोनों कैश बुक के अंदर। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री वहां पे भी बनती। क्लियर है ये बात। ओके। तो कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ दो सिचुएशंस में बनेगी, और वो दो सिचुएशन कौन सी हैं, ये दोनों। ठीक है सर, अगर कैश विड्रॉ किया है और आप मुझे बताइए, अगर मैंने कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो वो कॉन्ट्रा एंट्री में क्यों कवर नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वहां कैश और बैंक दोनों एक साथ डेबिट क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री तभी बनती है जब कैश और बैंक दोनों डेबिट क्रेडिट में हो। ठीक है, जब कैश और बैंक दोनों के दोनों डेबिट क्रेडिट में हो तभी क्या होगा, आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। ठीक है, अब कंपाउंड एंट्री के केस में भी ऐसा नहीं होगा कि वो कॉन्ट्रा एंट्री बने। जैसे कि मान लो एक एंट्री हुई आपकी, एक रेंट अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कॉन्ट्रा एंट्री सिर्फ तभी होगा जब या तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, कोई कंपाउंड एंट्री वगैरह नहीं है, ठीक। कोई कंपाउंड एंट्री वगैरह नहीं है, या तो बैंक डेबिट हो रहा है या तो कैश डेबिट हो रहा है, या तो बैंक क्रेडिट हो रहा है या तो कैश क्रेडिट हो रहा है, सिर्फ तभी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, ठीक। क्लियर है? ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कैश सेल्स आपने की है अप्रैल 8 को 10,000 रुपए, 10,000 रुपए की कैश सेल्स की है, तो आसान सी चीज है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश क्या है, डेबिट कर रखा है आपने, तो आप क्या करोगे, उसको जगह मेरी तो डेबिट पे लिखोगे, और नाम किसका लिखोगे, सामने वाले का, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। कैश में लिखना है, गलती से बैंक में ना लिखना। कितने रुपए से एंट्री होगी ये, कितने तारीख को है, अप्रैल 8 को। और ये क्वेश्चन मार्च का है ना, मार्च का है, चलो कोई नहीं, हम अप्रैल के हिसाब से कर रहे हैं। अप्रैल 31 को दिक्कत होगी, ठीक कर लें क्या इसको। मार्च 10 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये देखो, ठीक है। अब इस वाले में आप मुझे बताओ कहां पे मैं क्या लिखूं, मार्च 10 क्या लिखूंगा इसमें मैं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मार्च 10 कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। जनरल एंट्री बोलो इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस मैम, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी ना, मैंने बताया दोनों, इन दोनों सिचुएशंस में कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज, ठीक है। क्यों बन रही है यहां पे, क्योंकि यहां पे भी वही सिचुएशन है, कैश या बैंक में से एक डेबिट हो रहा है और कैश या बैंक में से एक क्रेडिट हो रहा है, यानी ये दोनों साइमल्टेनियसली डेबिट क्रेडिट हो रहा है एक ही दिन पे,